क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाले हैं और डिस्कवर करने वाले हैं, जिसको इस रूप से कभी हम लोग नहीं देखे थे। It was there. That is what is called the inertia of a body. ये inertia टर्म पहली बार फिजिक्स में आता है कब बताओ? It comes in Newton's law chapter, Newton's first law में inertia of rest, inertia of motion क्या है? The tendency to continue in the state of inertia. It may be inertia of rest or inertia of motion. जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, चेंज को अपोज करता है। It may be a material thing or a living being. Both oppose changes. आप जैसे जी रहे हो वैसे ही जियोगे, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो तकलीफ होगा। ट्रेडिशनल जिए जाओगे जैसे जी रहे थे वैसे, कोई तकलीफ नहीं। कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहने दोगे, कोई तकलीफ नहीं। मूव करवाने की कोशिश करोगे, इट विल ट्राई टू अपोज। कोई बॉडी मोशन में है, उसको मोशन बदलने के लिए फोर्स करोगे, या फिर उसका मोशन को स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे, या फिर उसको रोकने की कोशिश करोगे, या फिर डायरेक्शन बदलने की कोशिश करोगे, ये एक फोर्स डेवलप करेगा और अपोज करेगा। इनर्शिया ये चीज जिसको आपको फील कर लेना चाहिए। इनर्शिया डायरेक्टली रिलेट्स टू मास। जिसका जितना ज्यादा मास है उतने ज्यादा इनर्शिया होता है। ये सारा पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊं। उसके बाद जो साइलेंट पॉइंट्स है उसको लिखेंगे। जिसका जितना ज्यादा मास है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया है। जैसे सपोज आप कहोगे आपके सामने दो पैकेट्स रखा गया है, एक बड़ा वाला पैकेट, कार्टून पैकेट्स रखा गया है, ठीक है। अब ये दोनों पैकेट में से एक पैकेट भरा हुआ है, एक खाली। देयर इज नो फ्रिक्शन, इट्स एब्सोल्युटली स्मूथ सरफेस, तेल डाला गया है। मतलब किसी को भी मूव करवाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि जब आप पुश करके मूव करवाने की कोशिश करोगे, देयर इज नो फ्रिक्शन टू अपोज योर मोशन। फाइन। आपको पूछा जाएगा बताओ ये 1 और 2 में से किसका मास ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसका भरा हुआ उसका मास ज्यादा है, लेकिन दोनों देखने में बराबर दिख रहे हैं। बाहर से देख के बताना है कि किसका मास ज्यादा है। तो दो तरीका हुआ, उठा के देखो, जो ज्यादा वजन लगेगा उसका मास ज्यादा है। लेकिन उठा के देखने से व्हाट यू आर चेकिंग? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। अब ग्रेविटी चेक कर रहे हो, ग्रेविटी के चलते जो फोर्स आ रहा है उसको चेक कर रहे हो। नहीं, उठाना अलाउड नहीं, बिना उठाए। तो आप क्या करोगे? अगर आप इसको एक किक मारोगे और इसको एक किक मारोगे, जो आसानी से डिस्प्लेस हो गया और एक बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। मतलब इट इज स्ट्रांगली अपोजिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जिसका मास कम था उसका भी, वो भी रेस्ट में था और वो भी अपोज कर रहा था किसको? द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन मास कम था बोल के उसका अपोजिशन कम था। अब किक मारे तो फटाक से ये हट गया। तो अगर दो ब्लॉक हम ढकेल देंगे, उठाएंगे नहीं, जो आसानी से मूव कर गया, दैट मस्ट बी ऑफ लेसर मास। कहने का मतलब है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली रेफर्स टू मास ऑफ द बॉडी, है ना। अब अकेले साइकिल में बैठ के जा रहे हो, ब्रेक लगाए, कहीं भी ब्रेक लगाए, रुक गया। आपके साथ 3 ठो मोटे मोटे दोस्त पीछे बैठे हुए हैं। अब उतनी जल्दी आप ब्रेक लगा के नहीं रुक सकते, बिकॉज द मास इज मोर, है ना। फिर मोर इज द मास, इनर्शिया विल बी मोर। मान लो एक लड़का जा रहा है गाड़ी में, वो जा रहा है 40 किलोमीटर आवर में और हल्का सा गाड़ी है, ठीक है। दूसरा लड़का जा रहा है बुलेट में, उसके साथ और 3 लोग बैठे हुए हैं और वो भी जा रहे हैं 40 में। सामने भैंस आ गया, ब्रेक लगा के रुकना है। कौन आसानी से रुक जाएगा? जो अकेला जा रहा था। बाकी का इतना भारी भरकम मास था कि वो लोग इतने जल्दी रुक नहीं पाएंगे। देयर मास विल स्ट्रांगली अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ए कार मूविंग विथ 80 किलोमीटर पर आवर के may stop within 20 meters, 30 meters. A train moving with 80 kilometers per hour can never stop within 20-30 meters. उसको तो काफी दूर जाना पड़ता है, हाफ किलोमीटर चला जाएगा रुकने के लिए, या उससे भी ज्यादा चले जाएगा। Are you getting? Why so? Because of mass. More mass, more inertia. So you could understand the term inertia. Again, Newton's first law में बात चलता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। ये सब सही है, न्यूटन जो बोले वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है।
लेकिन इस चीज को कुछ लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा समझ के कुछ उल्टा पुल्टा प्रेजेंटेशन बना दिए। सोचो कि ये कोई एक ट्रक है और इस ट्रक में यहाँ पर एक चेयर लगा है, आप इसके अंदर बैठे हो। नाउ हियर इज ए बिग पैकेट केप्ट हियर। सपोज ये ट्रक वाला क्या करेगा, ड्राइवर वो क्या करेगा, एक्सीलरेटर दबाएगा और एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगा। Assume there is no friction. What will observe? ये पैकेट अपनी जगह रहेगा कि आगे की तरफ चले जाएगा, कि जैसे ये सूं करके स्पीड बढ़ाएगा ये पैकेट पीछे की तरफ भागेगा। किधर जाएगा आपको लग रहा है, किधर जाएगा? जैसे ये बस वाला ट्रक वाला एक्सीलरेटर दबाएगा, सोचो ये पैकेट अपनी जगह रहेगा कि फिसलने लगेगा। पहले अगर फिसलेगा, जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ने लगा, मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था, अभी वो एक्सीलरेटर दबाया और वो 80 किलोमीटर पर आवर में जाने लगा है, ये पैकेट स्लिप करेगा। किधर को स्लिप करेगा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या फिर जहां था वही रहेगा? क्या लग रहा है आपको, किधर स्लिप करेगा? पीछे की तरफ स्लिप करेगा। तो जैसे ये गाड़ी एक्सीलरेट करने लगा ये ब्लॉक पीछे की तरफ फिसलने लगा। और ये बेचारा आदमी साइंस पढ़ा हुआ है, वो भी बाबूराम सर के पास, बोलता है कि न्यूटन लॉ कहते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा बॉडी मूव नहीं करेगा। और उसको दिख रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, फिर भी ये मूव करके उसके पास जा रहा है। ही इज कंफ्यूज्ड क्या, पूरा फ्यूज्ड है कि? अब वो देखेगा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ब्लॉक ऐसे कैसे आ रहा है। प्रैक्टिकली सोचो क्या हो रहा है। प्रैक्टिकली देखोगे आप, थोड़ा सोचो कि अगर ये कोई एक ब्लॉक है, इसको किसी एक स्लैब के ऊपर रखे, ठीक है, और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, अगर ये ब्लॉक को हम आगे खींचेंगे तो ये ब्लॉक, मान लो ये ए है ये बी है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। यू मस्ट रियलाइज दिस सेंसेस। ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए। दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। नीचे वाला ब्लॉक को आप खींचोगे तो ऊपर वाला ब्लॉक किधर जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। असलियत में ऊपर वाला ब्लॉक किधर भी जाने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स होना जरूरी है। ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स है भाई? दो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और एक डब्ल्यू। इनमें से कौन सा फोर्स उसको पीछे की तरफ लेगा? There is no force acting on it which can move it in any direction. There is no horizontal force acting on it. ठीक है, there is no horizontal force acting on it, so it cannot move. तो क्या होगा, जैसे आप खींचोगे ये मूव नहीं करेगा, लेकिन आप तो बोले पीछे जाएगा। सोचो होगा क्या, जैसे खींचोगे ये ब्लॉक अपनी जगह रहेगा, ये उसके नीचे निकलते निकलते जाएगा और कुछ समय के बाद ये गिर जाएगा। घूम कहां पे, वहीं पे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? कोई ब्लॉक को मूव करवाने के लिए एक फोर्स चाहिए, और ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, उसके ऊपर तो दो ही फोर्स है, एक वेट एक नॉर्मल रिएक्शन। तो हाउ कैन दिस ब्लॉक मूव? तो ये ब्लॉक अपनी जगह रहेगा, उसके नीचे वाला ये स्लैब निकल जाएगा। तो कुछ समय के बाद जैसे ये स्लैब आगे निकल गया ये धूम करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ पर बैठा होगा उसको क्या दिखेगा? उसको पता नहीं चलेगा कि ये मूव कर रहा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो मूविंग विद दिस। उसको क्या लगेगा, क्या हुआ क्या मालूम, ये ब्लॉक मेरे से दूर भागने लगा और थोड़ी दूर जाके घूम करके गिर गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्संस who are looking at the motion of this body, a man who is standing outside and a man who is sitting here. With respect to this man, this block is moving. With respect to this man, ये ब्लॉक अपनी जगह, ये निकल गया और ये गिर गया। Are you getting? तो कोई स्टेशनरी मैन और कोई मैन जो मूव नहीं कर रहा है, मतलब एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, with respect to him, this is also not accelerating. बट ये आदमी के चलते with respect to this man, ये मैन तो खुद ही एक्सीलरेट कर रहा है, तो हम कहेंगे लगेगा कि ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इतना लंबा चौड़ा ढींका बड़ा वर्ड ना समझ के एक सिंपल वर्ड ले लो, ऑब्जर्वर। भूल जाओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या कहोगे? ऑब्जर्वर। विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर एक्सीलरेट नहीं कर रहा है तो हम उसको कहेंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब अगर ऑब्जर्वर मूव एक्सीलरेट कर रहा है तो हम कहेंगे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो क्या देख रहे हैं, ये
ये एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है क्योंकि ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर बैठने के कारण एक्सीलरेट कर रहा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर दिस ब्लॉक इज मूविंग, जिसको आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हो। विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस इज एक्सीलरेटिंग, दिस ब्लॉक इज मूविंग अवे। जबकि विथ रिस्पेक्ट टू ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज नॉट मूविंग, ये भाग गया, ये अपनी जगह गिर गया। जब ये आदमी ट्रक के अंदर बैठा हुआ था और देख रहा था कि ब्लॉक उसकी तरफ आ रहा है, ये जो आदमी देख रहा है, जिस रेफरेंस फ्रेम में देख रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू जो फ्रेम वो देख रहा है, उसको आप क्या कहोगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है। द ऑब्जर्वर एक्सीलरेट करेगा तो हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में? ऑब्जर्वर एक्सीलरेट नहीं कर रहा है तो इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन और रिमेनिंग एट रेस्ट, है ना? तो नॉन इनर्शिया मतलब whose velocity is not constant, it is accelerating. So inertial frame of reference का मतलब हुआ that observer who is not accelerating. Non inertial frame of reference का मतलब हुआ the observer who is accelerating, whose velocity is changing. तो ये कार के अंदर बैठा हुआ था, कार चल रहा है तो उसको दिखा कि ये बॉडी धीरे धीरे इधर एक्सीलरेट करने लगा है, उसको दिख रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे बाहर से कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, ये तो ब्लॉक तो एक स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ था और ब्लॉक के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स थे, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। नन ऑफ दीस टू फोर्सेस आर एबल टू मूव दिस, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। होगा क्या? ट्रक उसके नीचे मूव कर जाएगा, ये आदमी धीरे धीरे उसके पास आ जाएगा, ये देखेगा कि ब्लॉक तो मेरे सर के ऊपर खड़ा था, अभी भी मेरे सर के ऊपर खड़ा है, लेकिन ये आगे निकल गया है। आर यू गेटिंग? ये चीज समझ में आना चाहिए कि देखने वाले के हिसाब से वो कौन सा रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है, हम डिसाइड करते हैं। रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वर यू कॉल इट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? किसमें? जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, और जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि एक्सीलरेट नहीं कर रहा है तो इनर्शियल, एक्सीलरेशन कर रहा है तो नॉन इनर्शियल, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए माइंड इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना? आप किसी को वेजिटेरियन और किसी को नॉन वेजिटेरियन बोलते हो तो क्या बोलते हो? वेजिटेरियन मतलब हम मन में क्या सोचते हैं, ये मांस मछली नहीं खाता है तो वेजिटेरियन नहीं। तो यहाँ पर मांस मछली नहीं खाता है एक नेगेटिव स्टेटमेंट, इधर लेते हैं वेजिटेरियन, लगता है पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं? तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आपके मन में, आप लोगों को थोड़ा याद रखने में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये है, याद रखना ये है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन? उस ऑब्जर्वर को। अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है उसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? तो ये जो चीजें हैं हमें सोचना है और थोड़ा इसको नोट कर लेना है। पहला चीज तो हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे अबाउट इनर्शिया फोर्स। क्या है इनर्शिया फोर्स? पहला हुआ कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी directly refers to mass of the body, mass of the body, ठीक है? directly refers to mass of the body, ठीक है? So what we see here, more mass refers to more inertia. Point number two, in ऑब्जर्वर को आप क्या कहोगे? रेफरेंस फ्रेम। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जिस ऑब्जर्वर को दूसरा क्या कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम बोल के कुछ डरो मत, ऑब्जर्वर है, जैसे हम रिलेटिव मोशन में देखे थे। एन ऑब्जर्वर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल
frame of reference. If the observer is accelerating, it is called non-inertial frame of reference. सिंपल सा टर्म में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और अगर फंडामेंटली आप सोचोगे ऐसा नाम क्यों पड़ा, तो आप कह सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन्ड है, इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन, मतलब अभी इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं है, एक्सीलरेशन है, सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ ऑब्जर्वर। तो हम देखें कि हमारा जो न्यूटन्स लॉज है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन बी realized by an observer in inertial frame of reference. Inertial frame of reference. But it cannot be realized by a non-inertial frame of reference. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ वो एक्सीलरेट करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या देख रहे थे, वो आदमी ट्रक के अंदर बैठा है, देख रहा है ब्लॉक को कोई खींच नहीं रहा है और मेरे तरफ आ रहा है कि नहीं, तो हम कहेंगे बट in an non-inertial frame of reference, these laws are not applicable. तो अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खुद ही एक्सीलरेट कर रहा है और उसको दिख रहा है कि कोई ब्लॉक बाहर का एक्सीलरेट कर रहा है, वो बोलेगा देखो देखो ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है, न्यूटन बोले थे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा एक्सीलरेट नहीं करेगा, इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं है एक्सीलरेट कर रहा है, बोलेगा न्यूटन्स लॉज आर बैड, दे आर रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ ही हिमसेल्फ इज एक्सीलरेटिंग। उसको दिख रहा है कि वो खुद एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, बाहर का ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है। रिपीटिंग, तो उसको लग रहा है कि कोई मान लो कि जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अब मैं बताऊं कि सपोज कोई आदमी यहाँ पर कोई गाड़ी में बैठ के ऐसे वो एक्सीलरेट कर रहा है, किधर? इधर को। उसको क्या दिखेगा? इधर कोई ब्लॉक रखा हुआ था, उसको दिखेगा क्या? वो खुद तो मूव नहीं कर रहा है, उसको लगेगा मैं मूव नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ब्लॉक भाग रहा है इधर एक्सीलरेशन ए में। वो बोलेगा अरे देखो देखो ये ब्लॉक मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इट इज एक्सीलरेटिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन उसको न्यूटन पे भी भरोसा है ना, वो तो न्यूटन के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, तो क्या बोलेगा? हाँ उस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स है, ऑनसीन फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कितना है वो फोर्स? इधर को है, कितना है? ma, इसीलिए तो ये मूव कर रहा है। वो बोलेगा पक्का इसके ऊपर कोई फोर्स होगा, कितना? ma, जिसके चलते ये मूव कर रहा है, और तुम खुद मैं मूव नहीं कर रहा हूं। ऑब्जर्वर से आई एम नॉट मूविंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मूविंग। तो ऑब्जर्वर क्या कहता है? जो एक्सीलरेट कर रहा है उसको लगता है कि इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है, किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, है कि नहीं? कितना फोर्स? ma। तो इस ऑब्जर्वर को, कौन सा ऑब्जर्वर को? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, उसको लग रहा है कि ये ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है, किधर को? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ हिज ओन एक्सीलरेशन। उसको लगता है कि ब्लॉक इधर को एक्सीलरेट कर रहा है। ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, कितना फोर्स?
कितना फोर्स मालूम नहीं है, बट m मास इज मूविंग विद एक्सीलरेशन a. Where from this acceleration a is coming? Because he himself is moving with an acceleration a. ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, उसको लेकिन दिख रहा है कि ये इधर को मूव कर रहा है, तो उसको क्या लग रहा है, इधर को एक फोर्स है, कितना फोर्स है, ma. ठीक है, ये जो झूठ-मूठ का फोर्स उसको दिखाई देने लगा, सचमुच में ये फोर्स नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है. दिस इज कॉल्ड ए स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स, झूठ-मूठ का फोर्स, और कभी कभार इसको हम लोग इनर्शिया फोर्स कहते हैं. चलो इस फोर्स को थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश करते हैं. स्यूडो मतलब झूठ-मूठ का फोर्स है, ऐसा सचमुच में कोई फोर्स नहीं है, उसको लगता है. किसको लगता है? जो ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट कर रहा है, जो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है उसको नहीं लगेगा. ठीक है, अच्छा तो चलो समझते हैं कि क्या है ये इनर्शिया फोर्स और स्यूडो फोर्स. हम देखें, जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कार है, जस्ट सी हियर इज ए कार एंड दिस कार इज नाउ एक्सीलरेटिंग फॉरवर्ड, और इसमें से एक पेंडुलम झूल रहा था. जैसे ये कार एक्सीलरेट करने लगेगा, आपको क्या लग रहा है, जैसे कार अपना स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, एक्सीलरेटिंग मतलब स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. आपको क्या लग रहा है, ये जो पेंडुलम इसके अंदर झूल रहा है, ये कौन सा पोजीशन में होगा, पोजीशन ए में या बी में या पोजीशन सी में, कौन सा पोजीशन में होगा? सोचो, आप एक पेंडुलम को ऐसे पकड़े और भाग रहे हो, पेंडुलम आगे की तरफ टेढ़ा रहेगा या पीछे की तरफ या सीधा रहेगा? सी के तरफ रहेगा. तो इसके अंदर जो आदमी बैठा है वो क्या बोलेगा, ए जी ये पेंडुलम को कोई पीछे की तरफ खींच रहा है. क्यों? क्योंकि उसको दिखेगा ये टेढ़ा हो गया, पक्का इधर कोई खींच रहा है. जो झूठ-मूठ का फोर्स, इसके कोई फोर्स नहीं आ रहा था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, लेकिन ये आदमी को लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा है उल्टा डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया फोर्स और स्यूडो फोर्स. समझ में आया क्या? जैसे आप कहोगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक पत्थर है, इस पत्थर को हम एक थ्रेड लगा के धीरे से ऊपर खींचेंगे. जब धीरे से ऊपर खींचेंगे, पता चला पत्थर उठ गया, धीरे धीरे उठने लगा. सेम पत्थर को सेम थ्रेड लगा के जल्दी उठाने की कोशिश करो, तो क्या देखोगे, थ्रेड टूट गया. अरे धीरे उठाओ या जल्दी उठाओ, वेट तो mg ही है, द वेट इज mg ओनली, तो फिर एक्स्ट्रा फोर्स कहां से आया, टूट गया. क्योंकि जैसे हम इसको एक्सीलरेट करवाने की कोशिश किए, इसके ऊपर एक टेंडेंसी आया, क्या, जहां बैठा था वहीं बैठे रहने की कोशिश किया. इट अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इसके ऊपर ये अपोज करने की कोशिश किया, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ गया में. किस डायरेक्शन में? उल्टा डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, हमें उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स दिखाना है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, है ना. लेकिन क्यों इसको स्यूडो फोर्स कह रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा दोस्त आके मेरे को इधर से पकड़ के जोर से खींच लेगा, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली मेरा ये हाथ ऊपर उठ गया. लगेगा जी कोई मेरे हाथ को पकड़ के इधर खींच लिया, है कि नहीं? कोई अगर जोर से मेरे को खींच दिया, हाथ ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाथ कैसे ऐसे हो गया? हाँ, लगा कि कोई इसको खींच रहा है. एक्चुअली हुआ क्या है, हाथ बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया अपनी जगह रह गया, मैं दूर भाग गया और मुझे लगा कि ये मेरे से दूर भाग रहा है कि नहीं? कोई पेस्ट्रीज आप खा रहे हो, केक को खा रहे हो, धीरे से उठाया खाया तो खा लिया, जल्दी उठा के खाने की कोशिश किया, टूट गया, है कि नहीं? तो जब भी हम कोई बॉडी को एक्सीलरेट करवाने की कोशिश करेंगे, लगेगा जी अपना इनर्शिया के चलते वो एक ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन. ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स के बारे में हम क्या कहेंगे whenever a body accelerates, whenever a body, पॉइंट नंबर 3 में लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, whenever a body accelerates, it experiences a pseudo force.
experiences a pseudo force called inertia force. pseudo force है, झूठ-मूठ का फोर्स है। तो अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पहले भी हम देख चुके हैं, कोई भी फोर्स का इफेक्ट जानने के लिए फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की जरूरत था, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये इनर्शिया फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और किसी को लग रहा है तो उसको तो पक्का दिखेगा मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। नहीं, when mass m accelerates at a rate a, the magnitude of inertia force का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अभी तो देख रहे थे m into a which acts in opposite direction of acceleration, in opposite direction of acceleration at the सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब भी कोई मास एक्सीलरेट करेगा एट ए रेट ए, तो वो एक स्यूडो फोर्स फील करेगा, है ना, इनर्शिया फोर्स फील करेगा, झूठ-मूठ का फोर्स। वो फोर्स कहां से आया? क्योंकि वो बॉडी मूव करना नहीं चाहता है। जैसे आप बस में खड़े थे, बस चलना शुरू किया, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो, आप फील करते हो कोई आपको खींच लिया है, कोई खींचा नहीं, आपका बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा वहीं रह गया, पांव आगे निकल गया, है कि नहीं? लेकिन आपको लगता है कि कोई आपको खींच लिया। किधर? बॉस जिधर को एक्सीलरेट किया उसका उल्टा डायरेक्शन में, है कि नहीं? सो व्हेनेवर ए बॉडी एक्सीलरेट्स इट एक्सपीरियंसेस ए स्यूडो फोर्स। मैं क्यों इसको स्यूडो फोर्स लिख रहा हूं वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है ना? स्यूडो फोर्स क्यों लिख रहा हूं? PSU। अच्छा, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एक्सपीरियंसेस ए स्यूडो फोर्स मतलब झूठ-मूठ का फोर्स, कॉल्ड इनर्शिया फोर्स, कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। हाँ, ठीक है। When mass m accelerates at a rate a, the magnitude of inertia force is ma. Magnitude of inertia force is ma, is m into a, जो कि कहां पे एक्ट करता है? which acts at the in opposite direction of acceleration at the center of mass of the body. Suppose हम कहेंगे कि ये कोई एक बार है, suppose here is a bar, यूनिफॉर्म बार, किसी कारण से ये बार मूव करने लगा, मैं भी ट्रक के ऊपर रखा था या किसी कारण से मूव करने लगा विथ एन एक्सीलरेशन a, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आएगा। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ मास, यहां पे। तो ये फोर्स आएगा ऐसे। कितना फोर्स आएगा? m into a। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और कहां पे आएगा? सेंटर ऑफ मास में। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ma। क्या ये मेरी बात समझ में आया? अभी तक मैं जितना चीज बताया, अगर आपको ठीक से हजम नहीं हुआ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगा चैप्टर को आगे बढ़ाने में। बस आपको ये चीज हजम होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा एट ए रेट a और विथ एन एक्सीलरेशन a, इट विल एक्सपीरियंस एन इनर्शिया फोर्स ma। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? और कहां पे एक्ट करेगा वो फोर्स? एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्या यहां तक सबको समझ में आया? नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन कि हम ये इनर्शिया फोर्स के बारे में, जो कि एक झूठ-मूठ का फोर्स है, उसके बारे में इतना क्यों जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
इतना क्यों कोशिश करते हैं जानने के लिए। देखो तो मैं आपको इनर्शिया फोर्स का कुछ एग्जांपल देता हूँ, सो दैट आपको अच्छा लग सकता है। जैसे पहला एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो कि आप किसी एक बस पे खड़े थे और बस चलने लगा, या फिर ट्रक पे खड़े थे, ट्रक एक्सीलरेट करने लगा, तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि लगता है कोई आपको खींच रहा है। एक सीडो फोर्स आता है, जैसे ही एक्सीलरेट किया ए, आपके ऊपर फोर्स आया एम ए, जो आपको गिराने की कोशिश करेगा। जैसे बस वाला ट्रक वाला ब्रेक लगाएगा, मींस देयर इज ए नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, सो सीडो फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, विल फॉल फॉरवर्ड, है कि नहीं? अच्छा, कोई अगर पत्थर को हम कोई थ्रेड लगा के जल्दी उठाने की कोशिश करेंगे, तो इन एडिशन टू इट्स वेट आप देखोगे इसके ऊपर एक सीडो फोर्स आ जाएगा, दोनों मिलकर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हो सकता है कि थ्रेड टूट जाएगा। ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, देखो ये पेन है मेरे हाथ पे रखा है, मैं हाथ नीचे लाया तो मेरे साथ आया, लेकिन मैं अगर हाथ को जोर से लाता हूं, देखो ये पेन मेरे हाथ को छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके पास इनर्शिया की गुरूर था, जहां है वहीं रहेंगे, नहीं बदलेंगे, तो वहीं रह गया, मेरा हाथ निकल गया। फिर बाद में देखा कि उसके नीचे कुछ नहीं है, तो फिर गिरने लगा। अगर हम इसको इनर्शिया फोर्स के लैंग्वेज से कहेंगे, जैसे मैं हाथ को एक्सीलरेट किया नीचे, जैसे मैं हाथ को एक्सीलरेट किया नीचे, ये है ब्लॉक, इसको एक्सीलरेट किया तो इसके ऊपर एक फोर्स आया ma, और उसका एक अपना वेट भी था mg। जब तक ma mg से कम था, ये दब के इसके ऊपर बैठा हुआ था और इसके साथ साथ जा रहा था। अगर जोर से नीचे लिया तो पता चला ma इतना ज्यादा हो गया कि mg से ज्यादा हो गया, mg से ज्यादा हो गया तो ये मेरे हाथ को छोड़ दिया, the block will be lifted। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं हाथ को धीरे धीरे ला रहा हूं, पेन मेरे हाथ के साथ आ रहा है, जल्दी ला रहा हूं तो पेन मेरा हाथ छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जल्दी लाने की कोशिश में मैं ज्यादा एक्सीलरेशन दे रहा हूं, इसके ऊपर ज्यादा ma आ रहा है, ज्यादा ma छोटा सा mg को कैंसिल करके और ऊपर उठा देता है। विथ रिस्पेक्ट टू whom? विथ रिस्पेक्ट माय हैंड। क्या आपको लग रहा है पेन को मैं यहां से गिरा रहा हूं, इस पॉइंट से गिरा रहा हूं, पेन मेरे हाथ से छूट गया, क्या मतलब है पेन ऊपर चला गया? नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट से ही गिरने लगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू माय हैंड, कोई मेरे हाथ पे बैठा होगा चींटी, उसको लगेगा पेन ऊपर भाग रहा है कि नहीं? पेन ऊपर नहीं भागा, पेन जहां था वहीं से ही गिरने लगा, लेकिन मेरे हाथ पे चींटी बैठा होगा तो उसको लगेगा पेन ऊपर भागने लगा। तो वही तो मैं बता रहा हूं, मेरे हाथ पे जो चींटी बैठा होगा वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है, तो कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा, उसको लगेगा अरे पेन भाग रहा है देखो ऊपर, है कि नहीं? जबकि पेन तो भागा नहीं, जहां था वहीं से गिरना शुरू किया। आर यू गेटिंग? ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग बड़े यूजफुल है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आई विल टेल यू हाउ इट इज यूजफुल। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर कितने ठोक फोर्स आ रहे हैं, कहां फोर्स आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो सब निकालना में आता है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं, चलो सोचते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं इनर्शिया फोर्स के बारे में इतना कहानी क्यों बोला, मैं अभी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट इनर्शिया फोर्स। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हियर इज ए स्फीयर, दिस स्फीयर इज ट्रैप्ड बिटवीन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड ए वॉल, और अगर आपको पूछा गया बताओ यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कितना है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते थे। यहाँ पर कुछ रिएक्शन फोर्स होगा I, यहाँ पर होगा RB, है ना? तो आपको ये M है तो उसका वेट होगा mg, और अगर ये एंगल आपको दिया गया है तो यूजिंग लेमिस थ्योरम और लास्ट क्लास का जो मेथड्स हम लोग देखे थे, सिग्मा f(x0), सिग्मा f(y0), हम ये सारा चीज निकाल सकते हैं। कब? तब जब ये इक्विलिब्रियम में है। सपोज हम कहेंगे ये सारा का सारा अरेंजमेंट थोड़ा दूसरे तरीके से रखा गया है। कैसे? सोचो तो, ये हो गया वॉल, ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन, इसके अंदर एक फंसा हुआ है स्फीयर, एंड दिस एंटायर अरेंजमेंट इज इनसाइड ए ट्रक। द ट्रक इज एक्सीलरेटिंग। क्या ये ट्रक अभी इक्विलिब्रियम में है? नहीं, इट इज आल्सो एक्सीलरेटिंग, ये भी एक्सीलरेट कर रहा है। अब कोई पूछा बताओ व्हाट इज रिएक्शन फोर्स एट A एंड B, अब तो आपके लिए ना सिग्मा f(x0) होगा ना सिग्मा f(y0), है ना?
ना आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हो ना लेमिस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है नहीं, इट इज एक्सीलरेटिंग। तो ऐसा केसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें जो मेथड मालूम था सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और या फिर लेमिस थ्योरम, सबके कॉमन कंडीशन क्या था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0 तब। लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। चलो सोचते हैं, ये मास m है, यहाँ पे कोई एक फोर्स आ रहा है Ra, मालूम नहीं है कितना है, यहाँ पे कुछ एक फोर्स आ रहा है Rb, मालूम नहीं है कितना है, यहाँ पर उसका अपना वेट है mg, मालूम नहीं है, और कि ये तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं है ये हमें मालूम है। द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री इज नॉट 0, ये हमें मालूम है क्योंकि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। अच्छा 0 नहीं है तो फिर है कितना? ये इंडिविजुअली हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि तीनों का रिजल्टेंट है कितना। सोचो m मास का स्फीयर है, a एक्सीलरेशन से जा रहा है, कोई m मास का बॉडी a एक्सीलरेशन में जा रहा है, तो क्या बता सकते हो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा होगा? नेट फोर्स कितना आ रहा होगा? m इंटू a। इसके ऊपर अगर नेट फोर्स m इंटू a आएगा तभी जाके ये a एक्सीलरेशन में जाएगा, इंडीड है कि नहीं? तो इसका मतलब इस कोई बॉडी मास m अगर a एक्सीलरेशन में जा रहा है तो उसके ऊपर पक्का नेट फोर्स आ रहा है ma। तो हम कहेंगे ये तीनों फोर्स का इंडिविजुअल वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, लेकिन तीनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू ma। दैट्स व्हाई दिस स्फीयर इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a इन दिस डायरेक्शन। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, ये फोर्सेस हमें इंडिविजुअली मालूम नहीं है, लेकिन इनका रिजल्टेंट हमें मालूम है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर जो शैडो फोर्स आ रहा है उसको देखते हैं। क्या है? m मास मूव कर रहा है एक्सीलरेशन a में, उसके ऊपर जो शैडो फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। कौन सा डायरेक्शन में आएगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। नाउ द शैडो फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड? ma। कहां पे आएगा? एट द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब देखो तो ये फोर्स मिलके कितने थे? ma। जब हम शैडो फोर्स को भी जोड़ दिए, अब ये चारों मिलके कितने होंगे? 40 टू द नेट फोर्स नाउ। ये तीनों मिलके थे ma इस डायरेक्शन में, हम एक शैडो फोर्स जोड़ दिए ma इस डायरेक्शन में, तो चारों मिलके नेट फोर्स कितना हुआ? ऑब्वियसली 0। यस, अब नेट फोर्स 0 हो गया। जैसे नेट फोर्स 0 हो गया हमारे आंख खुल गए, हम सिग्मा एफ 0 सिग्मा एफ 0 लेमिस थ्योरम सब कुछ लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कहने का मतलब हुआ अगर कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में भी है तब भी हम उसके सारे फोर्सेस निकाल सकते हैं विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कैसे? उसका फ्री बॉडी डायग्राम में सारा फोर्सेस के साथ साथ हमें शैडो फोर्स को दिखाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम में सारा फोर्स दिखा रहा है और ये एक्सीलरेट कर रहा है तो एक शैडो फोर्स दिखा देना, फिर देखो कि नेट फोर्स 0 है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस यस यस। चलिए मैं आपको अब ये स्टेटमेंट को लिखवाता हूं। क्या है स्टेटमेंट? फॉर जस्ट अ मिनट, for a body in accelerated motion or in acceleration, if inertia force जिसको आप शैडो फोर्स कहते हो, is taken into account in free body diagram, in addition to all external forces, then we can apply all conditions of equilibrium. We can apply all conditions of equilibrium
इक्विलिब्रियम, ये चीज समझ में आना चाहिए। मतलब सिग्मा एफ जीरो, सिग्मा एफ जीरो, लेमिस थ्योरम सब कुछ लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को लेना है। बुक में ये चीजों को इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल के न्यूटन लॉ में लेके किया, और न्यूटन आगाज हो रहा है। बुक में आपका पूरा नहीं है, हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से न्यूटन लॉ क्या है। तो न्यूटन लॉ चैप्टर में वो लोग इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जानते हैं। अब कोई अगर पूछेगा कि ये कोई कार में, सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सपोज ये कार है, ठीक है, और ये कार में क्या हुआ है कि ये मान लो ये कार इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई एक पेंडुलम झूल रहा था, पेंडुलम वाज लाइक दिस। ना जैसे कार एक्सीलरेट करने लगा, पेंडुलम टेढ़ा हो गया। पूछा है बताओ ये पेंडुलम कितना एंगल टेढ़ा होके चल रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल फाइंड एंगल थीटा made by the pendulum inside the accelerating car, बस आपको बताने के लिए खाली मैं कर रहा हूं। कोई कार एक्सीलरेट कर रहा है, पेंडुलम पहले पोजीशन 1 में था, जैसे एक्सीलरेट किया पेंडुलम पीछे की तरफ हो गया, पोजीशन 2 में आ गया। थीटा कितना है पूछा, इधर पूछा है व्हाट इज थीटा। अगर ये बात है तो चलो थोड़ा इसको निकालने की कोशिश भी करते हैं। क्या हम लोग जो समझे उसको यूज कर पाएंगे, देखेंगे। ठीक है, ओके। अभी इतना स्पेस में मुझे बनाना है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द पेंडुलम। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे हम कि ये पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम, क्या पेंडुलम रेस्ट में नहीं एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखाना पड़ेगा। सारा एक्सटर्नल फोर्स मतलब थ्रेड है, जैसे हम नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, और क्या है उसका वेट है, हाँ, लेकिन मास तो दिया नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, से इट इज mg। और अभी उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स, ये पेंडुलम किधर एक्सीलरेट कर रहा है, आगे की तरफ, तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स किधर को आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। आपको क्या लग रहा है स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। ये राइट है, ये लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि जब भी कोई मास एक्सीलरेट करेगा स्यूडो फोर्स आएगा। 3 फोर्स है भाई। अब ये तीनों फोर्स में से ये जो फोर्स है ये तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है। नहीं, आप चाहो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके काम निपटा सकते हो, आप चाहो तो लेमिस थ्योरम लगा सकते हो, टी बाई समथिंग, एम ए बाई समथिंग, एम जी बाई समथिंग करके, लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो वाला फॉर्मूला लगा के। चलो देखते हैं आप कैसे करते हो मेरे साथ। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फ्री बॉडी डायग्राम में ध्यान से देखो, मैं सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ ये था एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स था ये था एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ मैं स्यूडो फोर्स को दिखा चुका हूं। आई कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये झूठ-मूठ का फोर्स है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फोर्स, मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या है, टी का कंपोनेंट कितना है, टी साइन थीटा, और इधर को कितना है, इट इज एम ए। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 हमें क्या देने वाला है,
सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 देने वाला है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। डिवाइड कर दो दोनों को, क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, है ना? tan थीटा इज a बाई जी। a का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 10/√3, g का वैल्यू है 10, ये 10/√3 और g का वैल्यू है 10, मार्केट करो तो मिला 1/√3, जिसका वैल्यू है tan 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यू से थीटा इज 30 डिग्री। सो द पेंडुलम मेक्स 30 डिग्री विथ द पेंडुलम मेक्स 30 डिग्री विथ द वर्टिकल। क्या सबको समझ में आ रहा है? जो अब तक कर रहे थे वही करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम स्यूडो फोर्स को दिखा देंगे। वंस यू शो द स्यूडो फोर्स, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, स्यूडो फोर्स को आपको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना है। स्यूडो फोर्स को दिखा दिए, सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे अप्लाई कर रहे थे वही करोगे, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन को मैं 2 लाइन में बोलना चाहता हूं। पहला हुआ इनर्शिया रेफर्स टू मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ज्यादा मास ज्यादा एनर्जी। दूसरा हुआ जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है वो एक स्यूडो फोर्स इनर्शिया फोर्स फील करता है। इनर्शिया फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? ma। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। कहाँ एक्ट करता है? एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जानने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है हम उसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि नेट फोर्स तो 0 नहीं है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ अगर हम इनर्शिया फोर्स को लगा देंगे तो हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? बस ये था समरी ऑफ द टुडेस क्लास। क्या आपको ये सारा चीज समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Let me give you very simple questions. Suppose here is a man standing on a weighing machine and inside a lift. लिफ्ट के अंदर weighing machine लगा के आदमी खड़ा है। हाँ, मैन का मास कितना है? मैन का मास दिया हुआ है और ये लिफ्ट मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया है a man of mass say 60 kg is standing on a weighing machine inside a lift। ठीक है, फाइंड रीडिंग इन weighing machine if lift is moving up with constant acceleration 2 meter per second square, down with constant acceleration 3 meter per second square, up with constant velocity 4 meter per second, and down with constant retardation। देखो constant retardation कितना? constant retardation 1 meter per second square।
4 ऑप्शन दिया। आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, वेइंग मशीन पे खड़ा है, रीडिंग आपको पता करना है, वेइंग मशीन में क्या रीडिंग आएगा आपको बताना है, वो भी न्यूटन में बताना है आपको। जब लिफ्ट का स्टार्टस दिया गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके लिफ्ट मूव कर रहा है। तो पहले हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि रीडिंग इन द वेइंग मशीन क्या है। जब हम किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन जो रीडिंग देता है वो क्या है? व्हाट डज द वेइंग मशीन गिव अस? हम तो कहते हैं वो हमारा वेट का रीडिंग देगा, नहीं, वो हमारा वेट का रीडिंग नहीं देता है। वेइंग मशीन डज नॉट गिव अस द रीडिंग ऑफ आवर वेट। अगर हम किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े होके एक डंडे से छत को पुश करने लगेंगे, रीडिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन मेरा वेट तो वही रहा, माई मास इज फिक्स्ड सो माई वेट इज फिक्स्ड। तो रीडिंग मशीन ज्यादा क्यों दिखा रहा है? वेइंग मशीन क्यों ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है? क्योंकि वो हमारा वेट नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मैं कितने जोर से प्रेस कर रहा हूं वही दिखा रहा है। तो रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज नथिंग बट द फोर्स विथ व्हिच आई प्रेस द मशीन। अब मैं जितने जोर से प्रेस करूंगा, फॉर एवरी एक्शन देयर बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं? इसका मतलब मैं जब वेइंग मशीन पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, जो भी नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है दैट इज द कांटेक्ट फोर्स है, एंड कांटेक्ट फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। मैं भी वेइंग मशीन के ऊपर उतना ही फोर्स दे रहा हूं। कहने का मतलब हुआ रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट। क्या ये बात सबको समझ में आया? पहले बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आया? जब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूं, जो रीडिंग दे रहा है वो क्या है? दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द मैन ऑन द मशीन, है कि नहीं? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, अब मैं ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। क्या दिया है? वेइंग मशीन पे खड़ा है और ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हमें क्लू समझ में आया कि रीडिंग इन द मशीन, रीडिंग इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। वही बनता है रीडिंग। द नॉर्मल रिएक्शन इटसेल्फ इज बिकमिंग द रीडिंग ऑफ द मशीन। This is coming up to be the reading of the machine, normal reaction। तो जब भी हमें रीडिंग निकालने के लिए कहा जाएगा, हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। बिट नंबर 1, आदमी खड़ा है वेइंग मशीन पे, हम पता करना चाहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये हमें पता करना है। स्टार्टस क्या दिया है? पहला केस में दिया है he is moving up with constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो क्या क्या है। हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्स दिखाएंगे? व्हाट फोर्सेस वी हैव टू शो? वी हैव टू शो नॉर्मली ऑल कांटेक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस मतलब ये वेइंग मशीन पे खड़ा है तो वेइंग मशीन इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स तो दे रहा होगा, जो हमें पता करना है। फील्ड फोर्स मतलब इसका वेट कितना है, ये आदमी का मास कितना दिया था 60 kg, तो हम कहेंगे इसका ये है 60 g। और क्या है? हाँ, ये बॉडी रेस्ट में नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा चुके हैं, अब हमें शूडो फोर्स दिखाना है। अगर ये मास मतलब 60 kg, ये 60 kg का आदमी ऊपर जा रहा है ए में, तो उसके ऊपर शूडो फोर्स किधर को आएगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, किधर को आएगा? डाउनवर्ड। इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसके ऊपर जो शूडो फोर्स अभी आने वाला है वो कुछ ऐसे रहेगा। कितना? m इंटू ए। m कितना है? 60। a कितना है? a को a ही रहने दो, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू डाल दें। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ ये एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम लोग शूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना? क्या कहेंगे? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। 8 इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, 8 डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको हो गए सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 60g प्लस 60a, जबकि a का वैल्यू आपको मालूम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो गया? 600 प्लस 120 इज 720 न्यूटन।
देखा, उसका वजन है 600 न्यूटन, 60 केजी का आदमी, लेकिन लग रहा है ज्यादा। आपके हाथ में कोई 2 केजी का सामान रख के इसको जबरदस्ती ऊपर उठाओगे, ज्यादा वेट सेंस होगा कि नहीं होगा? सेंस मोर वेट, है ना? जब आप नीचे लाते हो वेट कम लगता है। कोई वजनदार चीज को आप हाथ में रखोगे और हाथ को नीचे लाओगे, विल यू बी एबल टू सेंस द सेम वेट? लगेगा वेट कम है। अगर हाथ को पूरा जी एक्सीलरेशन में ले आओगे तो आपको लगेगा कि ये बॉडी का कोई वेट नहीं है। इसलिए कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी इज वेटलेस। क्यों? क्योंकि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मान लो कि आप अपने सर पे एक 50 केजी का ब्लॉक को रख दिए, खड़े रहे तो बहुत ज्यादा वेट सेंस हो रहा है। अब आप छत से कूद गए तो ब्लॉक का एक वेट तो रहेगा, लेकिन ब्लॉक के ऊपर एक शैडो फोर्स भी तो आएगा, लेकिन ए कितना है? जी, तो इट इज mg। तो नेट फोर्स क्या हो गया? व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? ब्लॉक के ऊपर सोचो, एक रिएक्शन फोर्स, एक mg और एक ma, जबकि a इज ऑल्सो इक्वल टू g, क्योंकि ये फ्री फॉल में है। तो ये कितना हो गया? mg। एनालिसिस करो तो r का वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि r क्रॉस mg इज इक्वल टू, ये नीचे वाला mg है वेट, r क्रॉस mg इज इक्वल टू mg, मतलब r का वैल्यू कितना हो गया? 0, है कि नहीं? कोई बॉडी जब फ्री फॉल कर रहा है उसका वेट क्या होता है? 0 होता है। तो यू विल नॉट बी एबल टू सेंस। आप कितने भी वजनदार चीज लेके फ्री फॉल कर सकते हो, यू विल नॉट सेंस दी वेट। हाँ, जब गिरोगे नीचे बात कुछ अलग हो जाएगा, वो अलग चीज है। सो एवरीबॉडी फील्स वेटलेस ड्यूरिंग फ्री फॉल, जो हम लोग पहले से जानते हैं। एनीवे, बिट नंबर 1 हमें समझ में आया कि when this lift was accelerating upward, the reading was found to be 720 न्यूटन। With the same knowledge, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये केस में क्या होगा? केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में क्या दिया है? The lift is coming down, और what? Coming down with constant acceleration 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है वो आदमी, लिफ्ट नीचे आ रहा है क्या एक्सीलरेशन में? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अच्छा, तो इसके ऊपर और क्या फोर्स आएगा? फोर्स आएगा तो हमें सारे फ्री बॉडी डायग्राम करके दिखाना पड़ेगा सारा फोर्सेस को। एक तो रिएक्शन फोर्स आएगा, एक उसका अपना वेट है 60g, वो तो आएगा, और क्योंकि वो एक्सीलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, शैडो फोर्स किधर को आएगा? शैडो फोर्स विल बी ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। कितना? 60 into a। हाँ, 60 into a is the acceleration। तो हम एक बार शैडो फोर्स को दिखा दिए, 60a जो इनर्शिया फोर्स है उसको दिखा दिए। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा fx और fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा आपको? r upward है, 60a भी upward है, डाउनवर्ड क्या है? 60g, और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 3, तो डालो, कितना हो गया? 180, माइनस करो, r इज इक्वल टू 600 माइनस 180 इज इक्वल टू 420 न्यूटन। So when the lift is coming down, same weighing machine, same आदमी, रीडिंग दे रहा है 420, जब ऊपर जा रहा था रीडिंग दे रहा था 720। Are you getting the difference? वो हाथ पे आप कोई चीज रख के नीचे लाओगे, वेट उसका कम लगेगा। ऊपर लेने की कोशिश करोगे, एक्सीलरेट करवाने की कोशिश करोगे, रीडिंग आपको ज्यादा लगेगा, वेट इसका ज्यादा लगेगा। क्या पूरा चीज समझ में आ रहा है सबको? ये क्या आप नेक्स्ट पॉइंट बताने की कोशिश करो। मैं आपको पूछ रहा हूं तीसरा पॉइंट में, क्या तीसरा पॉइंट कोई बताएगा? बीट नंबर 3 में, बीट नंबर 3 में क्या दिया है? दिया है कि ये आदमी अब खड़ा है वेइंग मशीन पे, बट द वेइंग मशीन इज मूविंग अप विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ? आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है और वेइंग मशीन और जो लिफ्ट है ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकंड में, और आपको बताना है कि व्हाट इज द रीडिंग। रीडिंग निकालने का मतलब r निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो इसका अपना वेट तो है 60 into g। क्या आप मुझे बता सकते हो अभी उसके ऊपर शैडो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? अपवर्ड की डाउनवर्ड? किस डायरेक्शन में आएगा? अरे नहीं, ये किधर मूव कर रहा है उसके हिसाब से शैडो फोर्स नहीं आता है।
एक्सीलरेशन के हिसाब से आता है, जिधर को होगा एक्सीलरेशन उसका उल्टा डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स। क्या ये बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है? क्या है एक्सीलरेशन? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो है तो नो स्यूडो फोर्स, नहीं, इसके ऊपर कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। अब हम सीधे सीधे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, कहेंगे R इज 600 न्यूटन। सिमिलरली अगर आप को करने की कोशिश करोगे बिट नंबर 4 में क्या हो रहा है, बिट नंबर 4 में क्या हो रहा है अगर करने की कोशिश करोगे तो सोचो तो बिट नंबर 4 में क्या दिया है, the lift is going down with constant retardation 1 meter per second square. The lift is going down with constant retardation of 1 meter per second square. लिफ्ट नीचे जा रहा है, रिटार्डेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन कितना है? -1। क्या आपको समझ में आ रहा है? रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, मतलब एक्सीलरेशन इज -1 डाउनवर्ड, जिसको आप अदरवाइज समझ सकते हो कि एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलो इसका स्यूडो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वेट तो है 60 जी, एक रिएक्शन फोर्स है R, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एक स्यूडो फोर्स आएगा नीचे, कितना? 60 into A मतलब 1, क्योंकि एक्सीलरेशन इज 1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, रिटार्डेशन इज 1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर रिटार्डेशन इज डाउनवर्ड तो एक्सीलरेशन इज अपवर्ड। रिटार्डेशन इज डाउनवर्ड विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन इज 1, मतलब एक्सीलरेशन इज -1। समझ में आ रहा है क्या? एक्सीलरेशन डाउनवर्ड -1 है तो अपवर्ड कितना है? +1। एक्सीलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें वैल्यू लेना है ना? तो सिंपलीफाई करो, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 आपको क्या देने वाला है? R इज इक्वल टू 60G प्लस 60 into 1 इज इक्वल टू 660 न्यूटन। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? ये ठीक है। करना क्या? करना ये है कि जब भी आप कोई बॉडी के ऊपर फोर्स एनालिसिस करोगे और वो बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे करते हैं वही करेंगे। इन एडिशन टू दैट उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स को दिखा देंगे। एक बार स्यूडो फोर्स को दिखा दिए, स्यूडो फोर्स कितना होता है? ma को एक बार उसके ऊपर दिखा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? हमारा सारा इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाला मेथड वहीं पे लग जाएगा। ये कंसेप्ट आपको काफी हेल्पफुल होगा जब हम लोग पुली टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बुक में ये जो आर्टिकल है इसको आपको न्यूटन्स लॉ चैप्टर में मिलेगा। वो बोलेंगे हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, हम कहेंगे हमारे पास माँ है ना? ये आपको लगाओगे, ये सब जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन हाउ यू डू। अभी सपोज मैं एक छोटा सा केस दे रहा हूं। हियर इज ए छोटा सा ब्लॉक केप्ट हियर एंड ए बड़ा सा ब्लॉक केप्ट हियर, देयर इज नो फ्रिक्शन। ये 8 kg का ब्लॉक है, ये मान लो कि 4 kg का ब्लॉक है। मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, कितना से आई अप्लाई ये 60 न्यूटन फोर्स, 60 न्यूटन फोर्स। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। मैं अगर 60 न्यूटन फोर्स लगाया तो मैं इसको ढकेला, ये इसको ढकेला और सिस्टम चलने लगा। क्वेश्चन दिया है फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या है, ये उसको कितना फोर्स में रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं आई एम गोइंग फॉर ए सिस्टमेटिक अप्रोच, यू ट्राई टू सी, यू ट्राई टू लर्न, सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या ये सिस्टम रेस्ट में है? नहीं। हम पहले निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स क्या इज इक्वल टू ए। कैसे निकालते हैं? ड्राइविंग फोर्स
वर्ड्स को याद रखना। ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, क्या फोर्स मूव करवा रहा है, क्या मास मूव हो रहा है, ये पूरा सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है। इनका वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, लेकिन ये मूव कर रहे हैं क्या उनके चलते, क्या फोर्स उनको ड्राइव कर रहा है, दिस 60 न्यूटन फोर्स, बाकी वेट वगैरह तो डाउनवर्ड है कि नहीं। तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 60 न्यूटन, और क्या मास मूव कर रहा है इसके चलते, दोनों मूव कर रहे हैं 4 + 8, तो कितना हो गया, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नाउ नो। एक बार हमें सिस्टम का एक्सीलरेशन पता चल गया, अब मुझे निकालना है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए अब किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम करो। मैं दोनों का करना चाहूंगा, बस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। फर्स्ट मेथड में आई गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो इसके नीचे रखा हुआ है, इसका कुछ वेट होगा, यहाँ पर कुछ रिएक्शन फोर्स होगा, कॉल इट R1। ये 4 kg, 4 kg के ऊपर एक 60 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, और 4 kg के ऊपर 8 kg एक पुशिंग फोर्स लगा रहा है R2। हमें क्या निकालने के लिए दिया गया है, रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, मतलब R2 निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, हम R2 निकालना चाहते हैं। और कोई फोर्स है क्या, ब्लॉक के ऊपर 3 कॉन्टैक्ट फोर्स, एक वेट, हाँ 4 फोर्स हो गए। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। लेकिन इतने में हमारा काम नहीं बनेगा, हमें मालूम है कि दिस ब्लॉक इज नाउ एक्सीलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पक्का इसके ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा। शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे कितना 4 × A कितना है 5, वैल्यू डाल देंगे बाद में। एक बार हम शूडो फोर्स को दिखा दिए, हम तो अभी किसी से डरने वाले नहीं हैं। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स। तो आप कहोगे ये क्या अप्लाई कर रहा है 60 का, सॉरी, ये हम कहेंगे इधर को क्या फोर्स है R2 + 4A, उधर को क्या फोर्स है 60। तो ठीक है, R2 का वैल्यू कितना आया, इट इज 60 - 4A, A कितना था 5, so it is 60 - 20 is 40 न्यूटन। तो ये 4 kg 8 kg को कितना जोर से पुश कर रहा है 40 न्यूटन। आप कितने जोर से पुश कर रहे हो 60 न्यूटन, लेकिन ये उसको 60 में पुश नहीं कर रहा है, कितने में 40 में पुश कर रहा है कि नहीं। अगर हम कहेंगे कि हम इसका नहीं इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहेंगे, किसी दूसरे का, आप कहोगे सर किसका करेंगे, कैसे पता करेंगे, आप देख लो दोनों को किसको करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें जितना कम फोर्स इन्वॉल्व होगा उतना आसान हो जाएगा। हम अभी करना चाहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 8 kg। देखो तो 8 kg का ब्लॉक है, उसका वेट, उसका रिएक्शन फोर्स है, हमें ये सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि 4 kg 8 kg के ऊपर क्या फोर्स दे रहा है, जिसको आप R2 कहते हो। 8 kg जा रहा है एक्सीलरेशन में, तो उसके ऊपर एक पक्का स्यूडो फोर्स आ रहा होगा, कितना 8A, और कोई फोर्स और कुछ नहीं है 60 न्यूटन। अरे 60 न्यूटन तो 4 kg के ऊपर आ रहा है, 8 kg के ऊपर कहाँ आ रहा है ना। तो हम कहेंगे अब हमारा काम खत्म। क्या कहेंगे, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, मतलब R2 इज इक्वल टू 8 × A कितना था, A was 5, so it is 40 न्यूटन। मिल गया क्या। आप किसी के भी फ्री बॉडी डायग्राम लेके कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लुक इनटू द प्रॉब्लम। समझ में आया क्या, क्या ये चीज सबको समझ में आया। यस। अच्छा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मार्ट मेथड बनाना चाहूंगा। जैसे हमें पता चल गया कि दिस इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन, ये हमारा जो सिस्टम है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चल रहा है। तो कौन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चल रहा है, 4 kg की 8 kg की, दोनों चल रहे हैं। अच्छा, 8 kg भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चल रहा है। 8 kg क्यों चल रहा है, व्हाई 8 kg इज मूविंग,
आप कहोगे ये 60 न्यूटन से पुश कर रहा है, नहीं नहीं ये तो इसको नहीं कर रहा ना, ये क्यों चल रहा है? बिकॉज 4 kg इसको पुश कर रहा है। 4 kg कितने जोर से पुश कर रहा है? थोड़ा सोचेंगे तो बिना कुछ कैलकुलेशन की हो जाएगा। 4 kg इसको कितने जोर से पुश करेंगे कि ये 8 kg का मास मूव करेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आपके सामने एक 8 kg का मास रखा है, आप उसको कितने जोर से पुश करोगे कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाएगा? कितना जोर से पुश करेंगे? m इंटू ए, 8 इंटू 5 दैट इज 40 न्यूटन। फिनिश हो गया कि नहीं? तो आपको इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, जस्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए, मैं अगर कहता हूं कि यहाँ पे कोई एक 2 kg का मास है और उसके सामने अगर हम कहेंगे एक 8 kg का मास है, और इस केस में मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हूं F, और दूसरे केस में सेम अरेंजमेंट को रखा गया है, ये 2 kg का मास है और उसके सामने ये रखा गया है 8 kg का मास है, और इसको पुश कर रहे हैं सेम फोर्स F में। क्या बता सकते हो कौन सा केस में दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा? ये दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा कौन सा केस में? केस 1 में कि केस 2 में? अगर 2 kg 8 kg दिए हैं तो थोड़ा वैल्यूज भी दे देते हैं, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। कुछ लोग ओरली कैलकुलेट करने के बाद उनको समझ में आएगा। सपोज हम कहेंगे हियर इज 24 न्यूटन। कितना है? 24 न्यूटन। ठीक है, और जस्ट अ मिनट, न्यूटन यहाँ पे दे रहे, इस केस में भी 24 न्यूटन ही दे रहे। क्या बता सकते हो कौन से केस में दोनों ब्लॉक के बीच में जो रिएक्शन फोर्स है वो ज्यादा है? अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा वापस चलूंगा पुराने क्वेश्चन पे। ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या था निकालने के लिए हम लोग 2 तरीका देख चुके हैं। स्मार्ट तरीका क्या था कि जब हम देखें कि ये 8 kg मूव कर रहा है, कितना एक्सीलरेशन में? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि 4 kg इसको ढकेल रहा है। 4 kg मास इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो कितना फोर्स लगाएगा कि 8 kg का मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलेगा? आपके सामने 8 kg का मास रखा है, कितना फोर्स लगाओगे कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलेगा? कितना फोर्स लगाओगे? ऑब्वियसली 40 न्यूटन, है कि नहीं? 8 kg का मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेने के लिए 40 न्यूटन की फोर्स की जरूरत है, 40 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगा। सिमिलरली इस केस में, अच्छा बताओ इन दोनों में से कौन सा केस में ज्यादा एक्सीलरेशन होगा? फर्स्ट केस और सेकंड केस? सेम एक्सीलरेशन होगा दोनों केस में, क्योंकि मास बराबर है, फोर्स बराबर है। अच्छा, सेम एक्सीलरेशन होगा। तो 8 kg को ए एक्सीलरेशन में मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए कि 2 kg को ए एक्सीलरेशन में मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है इसको चलो कहते हैं R1, यहाँ पर ये इसको जो ढकेल रहा है उसको हम कहते हैं R2। बोलो तो R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है? R1 क्या कर रहा है? R1 is the force of 2 kg on 8 kg। R1 8 kg को ले रहा है ए एक्सीलरेशन में मूव करवा के, R2 2 kg को ले रहा है ए एक्सीलरेशन में, है ना? तो R1 ज्यादा होगा कि R2 ज्यादा होगा? क्या ज्यादा होगा? पकड़ में नहीं आ रहा है अभी बच्चों को। ठीक है, तो आप लोगों को स्मार्ट मेथड नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट स्मार्ट एनफ टू डाइजेस्ट द स्मार्ट मेथड। यू अंडरस्टैंड? आपको अगर अभी एक्सीलरेशन निकालना है दोनों केस में, अगर एक्सीलरेशन ए है, हम 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे और 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, पूछा है इन द फिगर शोन find ratio of reaction forces between
the two cases. ठीक है, अब देखो इस केस में ये जितना एक्सीलरेशन में जाएगा, इस केस में ये उतनी एक्सीलरेशन में जाएगा। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो हम कहेंगे इन द फर्स्ट केस में हम कहेंगे, अगर हम 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, ये 8 kg का मास है और ये इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है और 2 kg इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, कॉल इट R1, और इसके ऊपर स्यूडो फोर्स आएगा, कितना, MA। फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हमें स्यूडो फोर्स दिखाना जरूरी था, MA हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 क्या देगा, R1 इज इक्वल टू 8A, R1 इज इक्वल टू 8A। सेकेंड केस में, इन द सेकेंड केस में एक्सीलरेशन कितना है, वही है जो पहला केस में। अच्छा, तो अगर हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, तो ये 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, देखो वेट, नॉर्मल रिएक्शन तो आ ही रहा है, लेकिन ये 8 kg मास इसको ढकेल रहा है, यू कॉल इट R1, और ये 2 kg का मास इधर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स किधर को आ रहा होगा, स्यूडो फोर्स मस्ट बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, कितना, M into A, that is 2 into A। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। तो अभी इसमें सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो गया, आप कहोगे R1 इधर को है, उधर को है 2A, A कितना था, ये कुछ भी हो, इस केस में R2, ये R1 नहीं R2 था, सॉरी, ये फोर्स को हम लोग R2 नाम देंगे, R2 इज इक्वल टू 2A। क्या मिला, R1 का वैल्यू था 8A, R2 इज 2A। कितना सिंपल है। अगर आपको पूछा गया रेशियो बताओ, रेशियो कैसे निकालेंगे, R1 by R2 कर लो, आपका काम बन जाएगा। R1 by R2 कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा इसको यहाँ पे जगह बना देते हैं, यस। सो हमें ये समझ में आया कि अगर R1 by R2 निकालने के लिए बोला गया है, टेस्ट में क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है कि R1 by R2, R1 by R2 कितना हो गया, R1 is 8A, R2 is 2A, 8A by 2A कितना हो गया, 4, so R1 by R2 is equal to 4। पूछा था what is the ratio of the reaction force between the blocks, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, जय हिंद।